हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये बिगनर्स के लिए सीरीज है, उसमें मैं दो हिंदू लाया हूँ। कई बार बिगनर्स कहते हैं कि सर आप सीरीज चलाते हो, बिगनर्स के लिए लाते हो एडिटोरियल। अब यही प्रॉब्लम है। तो गाइज, मैंने वादा किया था कि बिगनर्स को कि कम से कम 100 वीडियोस मैं उन्हें दूंगा। तो इसमें ना मिक्स आएगा, कभी एडिटोरियल भी आएगा और वैसे भी आते रहेंगे, कभी फ्रंट पेज ले आऊँगा, ताकि कहने को हो कि हाँ बिगनर्स के लिए है। आज न कल तो सारे बिगनर्स को एडिटोरियल पे जाना ही है। तो बीच बीच में मैं ये लाता रहूँगा। और जो एडिटोरियल देखते हो कहते हैं सर रोज एडिटोरियल दो। तो फिर अब देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एनीवेज, आज एडिटोरियल है, देखिए गाइस। और इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। ये वर्ड्स मीनिंग है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर डाल दिया है। कई लोग कहते हैं सर हमें मिलता नहीं है, तो आप यहाँ से फिर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साफ तो दिखाई देगा नहीं, बट ले लीजिए। दूसरा पेज भी है, ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है पेरिलस स्टेट। पेरिलस का मतलब होता है जोखिम भरा। तो जोखिम भरा यानी कि खतरा है, जोखिम है कि हर स्टेट में, राज्य में खतरा है। देखते हैं। द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फिनेंशियली। पहले तो यही देख लीजिए कि जो सेंटर है, आवश्यकता है सेंटर को कि वो मदद करे स्टेट की, राज्यों की मदद करे फिनेंशियली, यानी कि आर्थिक रूप से मदद करे। सो दैट का मतलब होता है ताकि, दे कैन फाइट द वायरस बेटर। यहाँ दे कौन है? स्टेट है। ताकि जो स्टेट्स हैं वो लड़ सके वायरस से बेटर, सही तरीके से लड़ सके, यानी कि सेंटर को मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। स्टेट फिनेंसेस आर इन अ शैम्बल्स। इन अ शैम्बल्स का मतलब होता है कि डिसऑर्डर में, सब अफरा तफरी हो गया, इधर उधर हो गया। तो स्टेट का जो अर्थव्यवस्था है वो सब इधर उधर हो गया है, डिसैम्बल मतलब डिसऑर्डर में है, शैम्बल्स में है। एवरी सिंगल स्टेट्स, यह है कि हर एक सिंगल स्टेट, अगर हर एक स्टेट की बात करें, यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसा ना कि हर एक सिंगल स्टेट का जो फिनेंस है, जो अर्थव्यवस्था है, वो डिसऑर्डर में है, शैम्बल्स में है। विदाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं कि उसका है उसका नहीं है, सबका है। दो द डिग्री में वेरी हो सकता है, हालांकि जो डिग्री है वो इधर उधर हो सकता है, वेरी हो सकता है, मतलब इधर उधर हो सकता है, यानी कि कोई 5% है तो कोई 20% है, डिग्री में फर्क हो सकता है, बट शैम्बल्स में तो सारे हैं। आगे देखते हैं। The COVID-19 induced lockdown has dealt state finances a triple whammy। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको देख लेते हैं। देखिए, हैज़ आपका वर्ब है तो इससे पहले आपका सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट आपका एक नाउन फ्रेज है कि कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। बात लॉकडाउन की हो रही है, लॉकडाउन से पहले इतना बड़ा कर दिया कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन आया है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित होना। तो ये जो लॉकडाउन है, हैज़ डेल्ट, अभी डील से डेल्ट बना है। डील के कई मतलब होते हैं। डील का मतलब पहुंचा देना भी होता है, पेश आना भी होता है, डील करना। तो इसने डील किया है स्टेट फाइनेंस को, यानी कि जो स्टेट के जो फाइनेंस है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको। और ट्रिपल वैमी, वैमी का मतलब होता है बाधा, संकट, जादू टोना, यानी कि मुसीबत। ट्रिपल का मतलब है कि एक नहीं तीन, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो ये लॉकडाउन ने स्टेट के फाइनेंस को क्या है, उस मतलब उस पहुंचा दिया है, बहुत बड़े बाधाएं पहुंचा दिया है। तो ये आप ऐसे समझिए, डील के कई मतलब होते हैं उस हिसाब से। यानी कि बहुत बड़ी संकट आ गई है इस कोविड-19 की वजह से। जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से संकट किस पे आई है? स्टेट के फाइनेंस पे, उनके अर्थव्यवस्था पे। आगे देखते हैं। देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेस। देयर मतलब जो स्टेट्स हैं, उनका जो खुद का जो रेवेन्यू सोर्स है, जहाँ से उनकी इनकम होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन कौन है। मेनली खासकर फ्रॉम लीकर सेल्स। तो लीकर के सेल से होती है, यानी कि जो शराब है उससे होती है। स्टैम्प ड्यूटी से होती है। फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है उससे, उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उससे होती है। एंड सेल टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर जो सेल टैक्स है उससे होता है। दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यू, जो जिम्मेदार होता है। अकाउंट फॉर का मतलब जिम्मेदार होना। हाफ देयर टोटल रेवेन्यू, उनकी जो टोटल रेवेन्यू है उसका आधा, 50% तो यही सब है। कौन है भाई? ये शराब हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, और ये जो सेल टैक्स है, आधा तो यही है। तो ये जो, अब देखिए यहाँ पर हैव लगा है, तो फिर से देख लीजिए कि देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज, ये सोर्सेज है ना, सोर्सेज के लिए हैव लगा है। बाकी ये एक छोटा सा ऐसे ये हाइफन दिया और ये पूरा डिटेल में बता दिया कि सोर्सेज क्या क्या है, इसलिए सेंटेंस आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो जो सोर्सेज है, हैव कोलैप्स्ड, सिंपल है। देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज हैव कोलैप्स्ड, छोटा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
वो ढह गया है, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब कि गिर गया है, बेहोश हो गया है, हालत खराब हो गई। आगे देखते हैं। एंड देयर एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब देखिए कह रहा है एंड देयर, देयर मतलब जो राज्यों का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, सच एज जैसा कि ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, अगर जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि ब्याज वाला जो पेमेंट है, सोशल सेक्टर स्कीम्स, जो भी ये लोग एक सोशल सेक्टर का स्कीम बनाते हैं ना, कि सामाजिक जो भी स्कीम होता है, राज्य भी तो बनाती है, स्टाफ सैलरी, स्टाफों की जो सैलरी है, रिमेन्स अनचेंज्ड। कहने का मतलब है कि हालत ख़राब है अर्थव्यवस्था की, लेकिन जो खर्चा है, किस चीज़ पर खर्चा है, तो ये इंटरेस्ट वाला पेमेंट हो गया, सोशल सेक्टर स्कीम है और स्टाफ की सैलरी, इस पर जो खर्चे हैं ना, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो बरकरार है, अनचेंज्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, खर्चा सेम है, फिनेंस की हालत ख़राब है। आगे देखें। वोर्स, दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन they are now called upon to spend more on beefing up their health infrastructure and on COVID-19 measures including testing, treatment and quarantine। यहाँ फुल स्टॉप पे देखिएगा। देखिए वोर्स, अब कई बार आपको ये समझना होगा कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं ना जो पूरे सेंटेंस को ही वो मॉडिफाई कर देते हैं। एडवर्ब आपने सुना होगा ना, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के बारे में कुछ बताता है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा या एडवर्ब के बारे में बताएगा। लेकिन जो एडवर्ब है ना, अगर सेंटेंस के आगे लगा के कॉमा दे देना तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस पे फर्क पड़ जाता है। वर्स का मतलब क्या होता है, बदतर होना, और ज़्यादा बुरा होना। तो ये और बुरा जो है क्या है कि दे आर नाउ कॉल्ड, दे कौन है, स्टेट, आर नाउ कॉल्ड अपॉन। कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, एक फॉर्मल तरीके से कहना कि ऐसा करो। तो उनसे अब रिक्वेस्ट की गई है, और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है टू स्पेंड, वो खर्च करे, मोर, ज़्यादा खर्च करे, ऑन बीफिंग अप देयर हेल्थ। बीफ अप का मतलब होता है स्ट्रांग बनाना, तो उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाए, एंड कोविड-19 के जो उपाय हैं उस पर उसको स्ट्रांग बनाए, जिसमें इंक्लूडिंग शामिल क्या क्या है, टेस्टिंग पे ध्यान दे, ट्रीटमेंट कराएं और क्वारंटाइनिंग पे ध्यान दें। तो ये सब करने के लिए उनको क्या कहा गया, कॉल अपॉन किया गया, यानी कि रिक्वेस्ट की गई है। तो ये क्या है, वोर्स है, और भी बदतर हालत। एक तो फिनेंस बेकार है, खर्चा बरकरार है, ऊपर से ये भी करो जी, तो इसलिए वोर्स कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट ऑल ऑफ देम, जितने भी वो हैं, ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ ऑल ऑफ देम का मतलब है कि सारे जो स्टेट्स हैं, पूरे स्टेट की बात हो रही है। इंक्लूडिंग बोल दिया है मतलब मिला करके, अब कुछ खास पॉइंट बता रहा है। इंक्लूडिंग गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, कुछ ऐसे राज्य हैं ना जिनको एकदम सोने का दर्जा मिला हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड। कौन है भैया, सच एज महाराष्ट्र, एकदम ऐसा लगता है कि सोने वाला राज्य, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये भी जो है आर नाउ प्लीडिंग फॉर फंडिंग, ये लोग भी अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं फॉर फंडिंग सपोर्ट, कि भैया फंड का सपोर्ट दे दो। किससे रिक्वेस्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से लोग भी गुहार लगा रहे हैं कि भैया फंडिंग सपोर्ट दे दो, एंड रिलैक्सेशन इन बोरोइंग, बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई। आरबीआई से जो भी उधार लेते हैं लोग राज्य, तो कुछ जो नियम है, रूल्स है, उस पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, छूट दे दो। तो ये सारे राज्य, चाहे बेशक वो ये गोल्ड स्टैंडर्ड राज्य क्यों ना हो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, सबकी एक ही डिमांड है कि भैया हमें छूट दिया जाए, फंडिंग सपोर्ट दिया जाए। ओके, आगे देखिए। एंड द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग साइलेंटली। हैज़ बीन आपको पता ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हैज़ बीन, हैव बीन में कई बार तो टाइम दिखाते हैं, सिंस या फॉर, कई बार नहीं भी दिखाते, यानी कि बस हो रहा है तो हो रहा है जी, काफ़ी समय से चल रहा है। तो सेंटर जो है हैज़ बीन वॉचिंग, वो देखती आ रही है साइलेंटली, चुपचाप से। इवन एज, इवन एज कई बार आता है ना, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। इवन एज सम स्टेट्स, उसी वक्त जो है कुछ जो स्टेट्स है हैव गॉन अहेड एंड कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। कुछ जो राज्य हैं वो थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, किस चीज़ में, उन्होंने सैलरी काट दी है एम्प्लॉयज़ की, एंड पेंशन बेनिफिट जो है उसको भी काट दिया है, टू रेन इन एक्सपेंसेस। रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, तो एक्सपेंसेस पे, खर्चे पे कटौती करने के लिए, लगाम लगाने के लिए कुछ जो राज्य हैं उन्होंने क्या किया कि भैया सैलरी वैलरी पे ये सब कर दिया है, कि सैलरी पे कटौती कर दी है, और जो पेंशन बेनिफिट है उस पर कटौती कर दी है। ठीक है जी, 50% आपका हो चुका है। कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं, सिर्फ मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आगे देखिए। इट कुड बी आर्ग्यूड, कुड बी का मतलब है कि चांस है कि ऐसा आर्ग्यू किया जा सकता है, इस पर बात विवाद बहस हो सकती है, दैट बाय सीकिंग कंसेक्यूटिव
एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन। देखिए बाई सीकिंग, बाई के बाद वर्ब में अगर आईएनजी आए तो ऐसा करके, तो बाई सीकिंग, सीक का मतलब होता है तलाशना, मांगना, डिमांड करना, तो बाई सीकिंग कंजिक्यूटिव एक्सटेंशन, कंजिक्यूट का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। तो ये एक के बाद एक एक्सटेंशन जो है लॉकडाउन का आगे बढ़ाना, इसकी मांग करके विच इम्पोज, यहाँ विच किसके लिए है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच किसके लिए है, इस एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन के लिए, कि विच इम्पोजेस ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन नॉट जस्ट देयर फिनेंसेस बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर। देखिए क्या कह रहा है, विच इम्पोजेज यानी कि जो लॉकडाउन है ये थोप देता है, ट्रेमेंडस जबरदस्त, स्ट्रेन तनाव थोप देता है, ऑन किस पर, नॉट जस्ट देयर फिनेंसेस, सिर्फ राज्यों के फिनेंसेस पे नहीं ये तनाव डाल देता है, बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर। तो ये जो स्ट्रेन डालता है सेंटर पर भी, दैट ऑफ का मतलब है कि जो स्ट्रेन है वो सिर्फ राज्यों पर नहीं है, वही जो स्ट्रेन है, दोबारा स्ट्रेन न लेकर के दैट कर दिया है, वो सेंटर पे भी जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो आपको ये विच से जो देख रहे हैं ना, विच से लेकर के ये सेंटर तक, ये क्या कर दिया, इसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज, या एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दिया। मेन क्या है, ये है कि इट कुड बी आर्ग्यूड, ये जो है डिस्कस किया जा सकता है कि भाई ये जो कंजिक्यूटिव एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन की मांग करके जो स्टेट है ना, यही तो मांग करते हैं कि और बढ़ा दो और बढ़ा दो, तो ये जो स्टेट्स हैं आर रॉन्ग, ये गलत है, इन देयर अप्रोच, अपने अप्रोच में गलत है, ये जो बढ़ाने के लिए अप्रोच करते हैं इसमें कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि ये करने से क्या हो रहा है, इम्पोज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेन, एक तनाव इम्पोज हो रहा है, सिर्फ उनके फाइनेंस पर नहीं बल्कि सेंटर के फाइनेंस पे भी। ये बात यहाँ पर कही गई। क्लियर है? आगे देखिए, आर दे टेकिंग द ईजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशंस। देखिए आर दे टेकिंग, क्या वो ले रहे हैं ईजी ऑप्शन ले रहे हैं एक्सटेंशन बढ़ा करके लॉकडाउन का, एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसी समय एक तो एक्सटेंशन भी बढ़वा रहे हैं और उसी समय साइमल्टेनियसली का मतलब उसी समय डिमांड कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट का, कि हमें थोड़ी मदद कर दो फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या इसको आसान ऑप्शन ले रहे हैं कि एक्सटेंशन बढ़ा दो और भाई प्रॉब्लम में राज्य है तो सेंटर से मांग लो। समझ गए? आगे देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन का मतलब कि निराशा में, हताश होकर के, कमेंस्ड लीकर सेल्स, कमेंस का मतलब होता है शुरू कर देना, उन्होंने भैया चालू कर दिया लीकर सेल्स, लीकर की बिक्री चालू कर दी, विद आउटलेट्स, आउटलेट का मतलब जो दुकानें होती हैं, आउटलेट्स फ्लॉटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, जो भी फिजिकल डिस्टेंस के जो नियम कायदा कानून है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। फ्लॉट का मतलब होता है एकदम तोड़ देना उसको, उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, उल्लंघन करना। तो उन्होंने अपना लीकर सेल चालू किया, और लीकर सेल चालू करते क्या हो गया, जब लाइन लगी होगी, भीड़ लगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ठीक है जी, तो ये कर दिया है। आगे देखिए, द फियर इज, डर ये है कि दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शन, तो ये जो है ना कि आपने शराब की बिक्री चालू कर दी है, क्यू अप हो रहा है, लाइन लग रही है, तो ये क्या कर सकता है, डर क्या है कि ये दिस कुड का मतलब कि चांस है, सीड का मतलब बीज बोना, फ्रेश इन्फेक्शन का बीज बो सकता है, फिर से इन्फेक्शन, नए नए इन्फेक्शन चालू हो सकते हैं। ओके, द सेंटर इज इट सेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, सेंटर इज इट सेल्फ, सेंटर अपने आप में एकदम हैप्पी प्लेस पे नहीं है फाइनेंशियली, अगर देखें तो उसका भी बुरा हाल है, बट इट एटलीस्ट हैज़ द मीन्स, लेकिन इसके पास साधन है, कम से कम साधन है, टू रेप्लेनिश इट्स फाइनेंसेस, रेप्लेनिश का मतलब होता है उसकी भरपाई करना, फिर से लौटाना, तो अपने फाइनेंस को वापस लाने के लिए कुछ साधन तो है, थ्रू कन्वेंशनल, या तो कन्वेंशनल वही पुराने साधन है परंपरागत जो है, एंड अनकन्वेंशनल भी है मीन्स, तो सेंटर के पास कुछ साधन है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट। देखो अप्रोप्रिएट के ना बड़े मतलब होते हैं, अप्रोप्रिएट का एक मतलब होता है कि हथिया लेना, इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट, यानी कि इसने सारे बेनिफिट को अपना लिया, ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइजेस, बेनिफिट किस चीज़ का है, तो ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस का जो गिरना है, तो ऑयल प्राइस गिरा, तेल के प्राइस में गिरौती आई, कमी आई, तो उसके बेनिफिट को इसने अप्रोप्रिएट कर लिया, हथिया लिया, या उसको अपना लिया, उसका फ़ायदा उठा लिया, ऐसे समझिए अप्रोप्रिएट का।
अच्छा कैसे भाई? तो थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज, किसके थ्रू ऐसा अप्रोप्रिएट कर लिया, बेनिफिट उठा लिया? ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, ₹13 अ लीटर, हर लीटर पे 13 रुपये जो ड्यूटी होती है ना पेट्रोल पे, जो जो ड्यूटीज लगती है, मतलब वहाँ से जो तेल आता है तो होगा कुछ इंटरनल चीज़ें, उसको बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दिया। 16 रुपीज़ अ लीटर उस पे डीजल पे 16 रुपये बढ़ा दिया। इन 2 ट्रांचेस, ट्रांच का मतलब होता है अंश भाग, तो 2 भागों में, इन मार्च एंड अगेन, मार्च में भी और अगेन लास्ट वीक पिछले हफ्ते भी किया। तो समझ में आ गया अप्रोप्रिएट का मतलब? तो अप्रोप्रिएट का मतलब हथियाना, अपनाना, फ़ायदा उठा लेना। तो ये भैया इसके साधन है, इसके मीन्स हैं कि कैसे न कैसे पैसे तो आ ही गए ना सेंटर के पास। कुछ समझ में आया कि तेल के उसमें क्या था, फॉलिंग ऑयल प्राइसेस जो हुआ है उसका बेनिफिट उठा लिया है, कैसे करके? तो ड्यूटीज बढ़ा करके। ठीक है, आगे देखते हैं। इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज, इट मतलब जो सेंटर है, रिसेंटली हाल फिलहाल में इसने अनाउंस किया कि एक इंक्रीज, एक बढ़ोतरी का अनाउंस किया इन इट्स बोरोइंग, जो ये उधार लेती है उसमें बढ़ोतरी कर दिया बाई हाफ, आधा बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि पहले भाई अगर 100 लेता है तो अब 150 लेगा, कहने का मतलब फॉर द फिजिकल, फॉर दिस फिजिकल, फिजिकल के लिए जो भी बोरोइंग लेते हैं। जब कुछ टेक्निकल टर्म आ रहे हैं मैं बस ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा ये इकोनॉमिक्स वगैरह ये पता नहीं है, फिजिकल विजिकल, बट जानता हूँ मैं इसकी हिंदी, बट डिटेलिंग मैं नहीं उतना जानता हूँ। एनीवेज, तो आप, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप समझिए। इट रिसेंटली अनाउंस, इसने अनाउंस कर दिया है एक बढ़ोतरी इन इट्स बोरोइंग बाई हाफ, यानी कि आधा जो है बोरोइंग में बढ़ोतरी हो जाएगी फॉर दिस फिजिकल, इस फिजिकल के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए। द बर्डन इज ऑन द सेंटर, जो बर्डन है वो सेंटर पर है। टू फाइंड द रिसोर्सेज, कि भैया आप रिसोर्सेज को ढूंढे। टू इमीडिएटली रिलीज, क्या करने के लिए? कि तुरंत ही रिलीज करने के लिए। द ड्यूज ऑफ द स्टेट, जो भी राज्यों के ड्यूज सेंटर के ऊपर पड़े हुए हैं, कि सेंटर हर राज्य को इतना देती है उतना देती है, जो ड्यूज पड़े हैं उसको रिलीज करने के लिए भैया साधन ढूंढे, रिसोर्स ढूंढे। एंड ऑल्सो रीइम्बर्स देम, रीइम्बर्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या वापस लौटाना, उसको रीइम्बर्स करे फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंस। तो कोविड-19 से संबंधित जो खर्चे हैं वो भी आप क्षतिपूर्ति करें, वो भी दे। तो ये तो सेंटर को ये करने के लिए क्या करना होगा? रिसोर्सेज को ढूंढने होंगे। हो गया, आगे देखते हैं। इट शुड सीरियसली कंसीडर, इट मतलब सेंटर, शुड सीरियसली, वाकई इसको कंसीडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, किस चीज़ पर? रिलैक्सिंग द फिजिकल डेफिसिट। अब देखिए फिर कुछ ये डेफिसिट वगैरह आ रहा है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ बस, कि सेंटर को सीरियसली विचार करना चाहिए रिलैक्स करने पर फिजिकल डेफिसिट लेवल। अब ये जो फिजिकल डेफिसिट का मतलब तो कमी होता है, तो वित्तीय जो घाटा है उसका जो लेवल है ऑफ द स्टेट फ्रॉम करेंट 3%, अभी जो लेवल है 3% है करेंट में, तो 3% से लेवल टू एटलीस्ट 4.5% करने पर कुछ विचार करना चाहिए कि रिलैक्स कर दिया जाए। अभी ना मेरे समझ में नहीं आता टेक्निकल टर्म ये। एनीवेज, जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ओन लेवल, जस्ट एज, और इसे एज इट शुड रिलैक्स, इसे रिलैक्स करना चाहिए इट्स ओन लेवल टू, जैसा कि इसे खुद के लेवल को भी रिलैक्स करना चाहिए। आप समझ गए ना गाइस? मैं आगे बढ़ूं कि जो भी फिजिकल डेफिसिट का एक लेवल है ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का लेवल है ना कि 3% का है, 3 से उसको 4.5% पे करने की बात हो रही कि रिलैक्स कर दे। अब ये सब आप खुद समझिए, मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस। द स्टेट्स शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, जो स्टेट्स है, जो राज्य है, शुड एटलीस्ट बी एबल टू, उसे एबल होना चाहिए टू बोरो मोर, यानी कि अधिक से अधिक उधार ले। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम, सेंटर है उसको भी स्टेट को फ्रीडम देना चाहिए टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि वो रीस्टार्ट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी को, फिर से चालू कर सके बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट, जैसा उन्होंने अपना एक आकलन किया होगा कि हाँ भाई ये राज्य सही है या क्या क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं, उस हिसाब से छूट देनी चाहिए। नॉट ऑल स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन, नॉट ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट तो नहीं है ना वायरस के स्प्रेड पोजीशन में। एंड विद इन ईच स्टेट नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर द सेम, और हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट भी सेम नहीं है। एक स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में वायरस में ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा केसेस है, कहीं पर नहीं है। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए कि सेंटर को क्या करना चाहिए, एक आज़ादी देनी चाहिए कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करें, तभी तो फाइनेंशियली आप सही हो पाएंगे। दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, इसको भी एक्नॉलेज करना ही करना है, हैज़ टू बी करना है। वाइल प्लानिंग अ फेस्ड लिफ्टिंग,
वाइल का मतलब है करते समय, प्लान करते समय जो फेस्ड लिफ्टिंग है ना, कि किस फेस से हम लिफ्टिंग लॉकडाउन का करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन उठाएंगे, वो प्लान करते समय ये सब सोचना चाहिए। ग्रेटर लीवे इन रिस्टार्टिंग इकोनॉमी, ग्रेटर मतलब बहुत बड़ा, लीवे का मतलब होता है जो छूट है, बहुत बड़ा जो छूट है किस चीज़ में, इन, कभी भी प्रपोजिशन आ जाए तो भाई आपको पता है वर्ब आईएनजी में आएगा, जेरेंड आएगा। तो जो छूट है इन रिस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टार्ट करने में जो ग्रेटर लीवे है, विल रिलीव, वो कहीं ना कहीं एक राहत पहुंचाएगा सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, जितने भी फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उस पर राहत देगा। नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स, सिर्फ राज्यों को नहीं, बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, सेंटर को भी। अब यहाँ से यहाँ तक तो इकोनॉमिक्स की बातें थी, मैंने सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया है गाइस। कुछ चीज़ें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं सिखाता हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सीख लेते हैं गाइस। गाइस देखिए, हैज़ टू बी के साथ अगर वर्ब में आ जाए थर्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब होता है, ऐसे समझिए। पहले अगर मैं बोलूँ कि आई हैव टू सेल दिस कार, इसका मतलब है कि मुझे सेल करना है, बेचना है इस कार को, ठीक है जी, तय है एकदम। अब मैं इसका पैसिव कर दूं तो मैं पहले दिस कार को उठाऊंगा, दिस कार। तो जब हम पैसिव करते हैं ना हैव टू हैज़ टू का, तो जब पैसिव करेंगे तो ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर फिर हमें हैज़ लगाना होगा, हैज़ टू, और यहाँ बी कर दीजिए, और जो सेल है उसे सोल्ड कर दीजिए। तो दिस कार हैज़ टू बी सोल्ड, इसका मतलब है कि यह जो कार है इसको बेचना तय है, यह कार बेचे जाने को है, बेचना ही है, एकदम तय हो चुका है। इसीलिए वहाँ पर वो एक्नॉलेज्ड में हैज़ टू बी का इस्तेमाल हुआ है कि इट हैज़ टू बी एक्नॉलेज। ऐसे था ना कि दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, यानी कि इसको स्वीकार करना ही करना है, हैज़ टू बी। तो ये पैसिव में इस्तेमाल होता है। एक था सो दैट, दो चार आइटम देख लीजिए बस। सो दैट का मतलब हिंदी में देखेंगे तो होता है ताकि। सो दैट के साथ कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी है, या तो आपको कैन लगाना है या मे लगाना है प्रेजेंट के अंदर। पास्ट के अंदर कैन बन जाएगा कुड, मे बन जाएगा माइट। कैसे देख लीजिए, मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ताकि आप सीख सके, तो सो दैट आप सीख सके, तो यू कैन या यू कैन लर्न, आप सीख सके, ठीक है। मैं बोलूँ कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, ताकि उससे मिल सकूँ, सो दैट, फिर आई लगाइए, मैं ही मिलूंगा ना, आई। अब मिल सकूँ तो अब पास्ट की बात हो गई, इवेंट है, तो जो जहाँ मैंने कैन प्रेजेंट में लगाया है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। सो दैट आई कुड मीट हर या हिम, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है शुड बी एबल टू, शुड बी एबल टू। इससे पहले आपको एबल टू समझना होगा। मैं बोलता हूं कि शी इज एबल टू डांस, इट मीन्स कि वो नाचने में, डांस करने की योग्य है, यानी कि उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो एबल है कि नाच सकती है। अब मैं बोलूं कि शी शुड बी, और यहाँ लगा दूं एबल टू, शी शुड बी एबल टू डांस। तो शुड बी का मतलब होता है कि एडवाइस है कि उसे ऐसा होना चाहिए, तो शी शुड बी एबल, उसे योग्य होना चाहिए, क्या करने के, डांस करने के योग्य होना चाहिए। यानी कि वो है नहीं, हम एक एडवाइस दे रहे हैं। मैं अगर ऐसे बोलूं कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो समझने के आपको योग्य होना चाहिए, तो शुड बी एबल टू। और अब मैं बोलूँ कि यू आर एबल टू, तो आर एबल टू का मतलब कि आप एबल टू हैं, और यू शुड बी एबल टू, आपको एबल टू होना चाहिए, यानी कि योग्य होना चाहिए उस काम को करने की, ठीक है जी। आगे देखिए, न्यूज़पेपर में आपको कुड और कुड भी तो खूब ही मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस इसमें है कि इट कुड बी आर्ग्यूड। अब
कुड बी में लोग कंफ्यूज होते हैं। कुड बी का मतलब है कि चांस है, ऐसा किया जा सकता है, तो इसको आर्ग्यू किया जा सकता है, पैसिव में यूज़ किया है। जैसे मैं बोलूँ कि ही ही कुड बी ही कुड बी स्लैप्ड, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा चांस है कि उसे चाटा मारा जा सकता है। हिंदी में सकता है पे आके रुक रहा है। अगर आप हिंदी जानते हैं ना, तो प्रॉब्लम हिंदी की है कि आपको लगेगा कि सकता है, तुरंत आपका दिमाग कैन बी की तरफ भागेगा। कैन बी तो लगा सकते हैं, ही कैन बी स्लैप्ड। तो कैन बी का मतलब है कि चांसेस ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है कि वो मारा जा सकता है, चाटा लग सकता है। कुड बी का मतलब चांसेस कम है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है जी। और इसी में ऐसे भी आता है कि मैं बोलूँ कि इट कुड हार्म यू, इट कुड हार्म यू। इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कुड हार्म यू मतलब चांस है। मैं बोलूँ कि इट कैन हार्म यू, तो समझिए क्या कि ज़्यादा चांस है, जनरली ये आपको नुकसान पहुंचाती है, इसलिए पहुंचा सकती है। तो कैन का मतलब जनरली ऐसा होता है तो हो सकता है। कुड का मतलब कि जनरली ऐसा होता नहीं है, बट क्या पता हो जाए। ये है जी। हो गया। सो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।